हाय गाइस, दिस इज दर्शन खरे रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम wowclass.com। और आज मैं एक बहुत अच्छी चीज़ आपके लिए लेके आया हूँ 3 मंथ्स प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कि अगले 3 महीने में जो एग्जाम के लिए हमें बचे हैं तो उस पीरियड में हमने किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए। ये स्ट्रेटेजी सुनने के पहले मेरे कुछ बेसिक असम्पशंस है। जैसे मैं आपको बोलूँ कि मैं ये सोच, वैसे एग्जाम का तो शेड्यूल डिक्लेयर हो चुका है, 15th में के आसपास से एग्जाम शुरू हो रहे हैं, एक दिन इधर उधर। मैं इस शेड्यूल में सिर्फ 3 महीने का ही स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ और 15 ग्रेस डेज रख रहा हूँ आपके लिए कि अगर आप इस प्लान में कहीं फेल हो जाते हो तो 15 ग्रेस डेज आपको हेल्प करते रहे। ठीक है, आज मैं आपसे स्ट्रेटेजी शेयर करना चाहूंगा सीए फाइनल की, पूरे सब्जेक्ट के प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी, फिर और एक ये यू कैन से थोड़ा डिटेल्ड स्ट्रेटेजी बनाया है टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से। कल हम सीए इंटर की स्ट्रेटेजी लेंगे और उसके बाद में सीए फाउंडेशन की स्ट्रेटेजी। तो आज एक स्ट्रेटेजी मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ सीए फाइनल की। तो सीए इंटर के बच्चों, आप मायूस ना होइए, कल आपके लिए स्ट्रेटेजी आने वाली है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके रखिए, क्योंकि ऐसे अगले 3 महीने में बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं कि 3 मंथ स्ट्रेटेजी, 2 मंथ स्ट्रेटेजी, 1 मंथ स्ट्रेटेजी, ये अलग अलग वीडियोस आपके आने वाले हैं। ठीक है, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, 3 मंथ स्ट्रेटेजी के अंदर सीए फाइनल वालों, सबसे पहली चीज में जो आपको मेंशन करना चाहूंगा, ये प्राइमरी स्ट्रेटेजी है कि अगले 1.5, 2 या 2.5 महीने तक आप क्या फॉलो करोगे। और वो स्ट्रेटेजी मैंने एक पेज के ऊपर आपके रखी हुई है। यहाँ पे ये स्ट्रेटेजी यहाँ पे एक पेज के ऊपर मैंने मेंशन करके रखी हुई है और इस पेज के ऊपर ही मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से हमको ये स्ट्रेटेजी देखनी है। ठीक है, सो आ जाइए, कृपया हम इस स्ट्रेटेजी को देखते हैं। प्लीज फोकस ऑन द पेज, पेज के ऊपर फोकस कीजिए। अब अगर आप देखोगे ओरिएंटेशन ठीक रहा, अब अगर आप देखोगे तो मैं इसको ठीक से मार्क करना चाहूँगा। नाम है प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, या मेरे पास दे दीजिए, तो नाम है प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी और मैं ही इसको मेंशन करूँगा कि किस तरीके से आपको देखना है। ठीक है, लेट्स गो। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के अंदर मैं आपको मेंशन करना चाहूँगा कि सब्जेक्ट 3 पार्ट में आप डिवाइड कीजिए। पहले है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स आपके सबके सब, फिर दूसरे आते हैं सेमी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स और तीसरे आते हैं थेरी सब्जेक्ट्स। आपका अकाउंट्स मतलब एफआर, एसएफएम और कॉस्टिंग, ये तीनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में आते हैं। आपके सेमी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में टैक्स और जीएसटी आता है और थेरी सब्जेक्ट्स में आपका लॉ और ऑडिट आता है। जीएसटी को हमने कई जगह पे आईडीटी मेंशन किया है, इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब पहली बात तो आपके पास कितना समय है, क्योंकि स्ट्रेटेजी है तो टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपके पास नंबर ऑफ डेज या नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं, सबसे पहले उसको समझते हैं। हमारे पास 90 डेज है और मल्टीप्लाइड में अगर हम 10 आवर्स भी मेहनत कर सकते हैं, इनकेस हम 10 आवर्स मेहनत कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी। तो हमारे पास 900 आवर्स है। अगर आपके कुछ क्लासेस बाकी है और क्लासेस के लिए आपको समय लगने वाला है तो उन क्लास के लिए लगने वाला समय आप इसको ज़रा एक्स्ट्रा पकड़िए। आप वैसे एक दिन में नियरली 12 से 13 घंटे का आउटपुट दे सकते हो, तो 1-2 क्लास आपके अगर चल रहे हैं तो आप 3 घंटे का लेक्चर इनके एडिशन में आपने देखनी चाहिए। ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं इस ओपिनियन का हूँ कि एग्जाम के 3 महीने पहले सब क्लासेस आपके खत्म हो जानी चाहिए। बट सिर्फ आपके क्लोज क्लास बचे हैं, फास्ट ट्रैक बैच, रेगुलर बैच, तो वो क्लास का समय आपको ये 10 आवर्स के ऊपर, इसलिए मैंने यहाँ पे मॉडेस्टली 10 आवर्स ही पकड़ा है। और ये 3 महीने पहले अगर आप मुझे बोलोगे सर 10 आवर्स बहुत ज़्यादा है और क्लास का 3 घंटा बहुत ज़्यादा है, तो बेटा फिर अपन सीए फाइनल पे नहीं होने चाहिए। फिर मैं बोलना चाहूँगा अपन सीए फाइनल पे नहीं होने चाहिए। फिर तो अपन ने मतलब मुश्किल है। आप सबसे टफ कोर्स की बात कर रहे हो, उसके लास्ट लेवल की बात कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि आपके पास 10 घंटे भी पढ़ने के लिए नहीं है और उसके ऊपर एक क्लास कंप्लीट करने के लिए भी नहीं है। तो जेन्युइनली स्पीकिंग, बाय हार्ट, हो सकता है आपको बुरा लगे, वी आर वेरी सॉरी, पर ये जो मैं टाइम मैनेजमेंट बोल रहा हूँ ये ऐसा ही चाहिए। जैसे मैंने आपको मेंशन किया, 10 आवर्स मुझे प्रिपरेशन का समय चाहिए ही चाहिए और आपके जो क्लासेस बचे हैं वो एक्स्ट्रा टाइम में ही जाएंगे। अब इसको हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में। जो ग्रुप 1 सिर्फ एक ग्रुप दे रहे हैं, सिर्फ ओनली 1 ग्रुप, या जो बोथ ग्रुप दे रहे हैं उनके लिए। अब जो ग्रुप 1 दे रहे हैं, पहली बात तो आपको मैं मेंशन करना चाहूंगा बच्चों, आपके पास तो देयर इज नो ऑप्शन, आपको तो पास होके ही दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आप दे ही एक ग्रुप रहे हो। अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो तो एक मॉरल बर्डन, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है बच्चों कि आपने पास हो जाना चाहिए। मैं फ्रैंकली बोलूँ तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो ना तो आपके ऊपर मॉरल बर्डन बहुत ज़्यादा है कि आपने पास होके ही दिखाना चाहिए। क्योंकि अगर आप 4 सब्जेक्ट आप एक साथ दे रहे हो और आप उसमें भी आलसीपना कर रहे हो या फ्लंक हो रहे हो तो ये सही बात नहीं है।
आप फिर खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, आपकी पावर का फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हो, आप आपकी ताकत का यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हो, और ये चीज़ गलत हो जाएगी। ठीक है, सो मैं बोलना कि बेसिकली आप अगर एक ग्रुप दे रहे हो तो ऐसे सिचुएशन में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने पास होना ही है, कंपलसरी पास होना है। और अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो मैं ये नहीं बोल रहा आपने पास नहीं होना है, ऑब्वियस सी बात है आपने पास होना ही होना है, आपके पास भी ऑप्शन नहीं है, आपको भी पास होना ही पड़ेगा। बट आप बात समझ रहे हो मैं जो बोलना चाहता हूँ, बस आप समझ रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। अब सबसे पहले मैंने इसको डिवाइड किया है दो पार्ट में, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, थ्योरी सब्जेक्ट, और फिर इनके टाइम मैनेजमेंट के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। अगर मैं बात करूँ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की, तो एक चीज़ आपने करना, जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आप ग्रुप 1 दे रहे हो तो अकाउंट्स एसएफएम होगा, तो आपने एक ही ग्रुप दे रहे हो या आप ग्रुप 2 दे रहे हो तो कॉस्टिंग आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होगा। तो एक स्पेशल बुक बनाइए बच्चों 100 पेजेस की, मैंने ये मेरे साथ किया था। ये 100 पेजेस की बुक आपने बनानी है। इसके 3 स्टेप आप जरा याद रखिए। 100 पेजेस की बुक बनाओ, सभी क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है और उसके मार्किंग्स करने हैं। ठीक है, 100 पेजेस की बुक बनाओ, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है और उसके मार्किंग्स करना है। अब ये पॉइंट को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। मैं एक्चुअली अगर बोलूँ तो मेरा जो क्या कह सकते हैं सीए फाइनल पे या मेरे थ्रू आउट सीए जर्नी के अंदर मेरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग थे। मुझे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एक ही बार पढ़ने पड़ते थे और मैं फटाफट पास कर सकता था। मैं सीए फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट में जब फ्लंक हुआ था या फेल हुआ था, उस वक्त भी मुझे कॉस्टिंग में एग्जामिशन था एंड मेरे अकाउंट्स और एसएफएम ये नियर टू एग्जामिशन थे। 55 एंड 57 ऐसे कुछ मार्क मुझे उसके अंदर मिले थे, बट सिर्फ लॉ के अंदर मैं फेल था उस वजह से मुझे अटेम्प्ट वापस देना पड़ा। तो मैं बोलना ये चाहूँगा कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मेरे स्ट्रांग थे और मैं उस केस में क्या स्ट्रैटेजी यूज़ किया था ये बोलना चाहूँगा। नॉर्मली तकलीफ ये होती है कि बच्चे सॉल्विंग प्रैक्टिस नहीं करते। मैं बच्चों आपको ये बोलना चाहूँगा कि आपको सभी क्वेश्चन जो एक ही ग्रुप दे रहा है, सिंगल ग्रुप, उसने सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सभी क्वेश्चन जो आपके बुक में सभी क्वेश्चन है वो सभी के सभी क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं और वो सभी क्वेश्चन सॉल्व करके आपने एक 100 पेजेस के बुक में उसका एक सार बना लेना है, एक समरी आपने बना लेना है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, बोथ ग्रुप वाले भी इसको याद रखना, मैं बोथ ग्रुप वालों के भी स्टेप्स बोल दूं पहले। तो बोथ ग्रुप वालों के लिए भी मैंने लिखा हुआ है कि 100 पेजेस की एक बुक बनानी है। देखो प्रैक्टिकल में ही 100 पेजेस की बुक बनानी है, सिर्फ बोथ ग्रुप वालों को 1:3 के प्रपोर्शन में सॉल्व करने हैं, ये मैं मेंशन करूंगा कैसे। और मेक मार्किंग्स, तो आप देख सकते हो दोनों के स्टेप्स सेम है। ठीक है, दोनों के स्टेप्स सेम है, सिर्फ यहाँ पे 1:3 मार्किंग है जो बोथ ग्रुप से अपीयर कर रहे हैं, क्योंकि उनको थोड़ा समय सेव करने की जरूरत है दूसरे भी ग्रुप के लिए। तो 1:3 मार्किंग करना है, 1:3 सॉल्व करना है और मेक मार्किंग्स आपको करना पड़ेगा। तो बच्चों अब ये स्ट्रैटेजी कैसे वर्क करती है, हाउ दिस स्ट्रैटेजी वर्क्स, मैं बोलना चाहूंगा। आप जब प्रैक्टिकल पेपर सॉल्व करते हो तो नॉर्मली मैंने देखा बच्चे टी टेबल बनाते हैं, सॉल्व करते हैं और अब क्वेश्चन खत्म होने के बाद में भूल जाते हैं। ऐसी चीजें फिनिशअप नहीं होती। एक 100 पेजेस की बुक बनाओ, क्वेश्चन लो। फॉर एग्जाम्पल आपने अकाउंट्स का कंसोलिडेशन का क्वेश्चन उठाया है या अमलगमेशन का क्वेश्चन उठाया है, क्वेश्चन लो, उसको प्रॉपरली पूरा हाफ आवर में सॉल्व करो। अब आप बोथ ग्रुप के हो या सिंगल ग्रुप के हो, पहला क्वेश्चन आपने पूरा हाफ आवर में सॉल्व करना है। हाफ आवर नॉर्मली लगता है एसएफएम का एक प्रॉब्लम या अकाउंट्स का एक प्रॉब्लम या कॉस्टिंग का एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। एसएफएम में हो सकता है 15 से 20 मिनट लगे, तो एक हाफ आवर में 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। आई मीन टू से कि एक क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, ठीक है, प्रॉपरली, और पूरा एग्जाम फॉर्मेट में सॉल्व कीजिए और फिर उसको मॉडल आंसर के साथ चेक कीजिए। एक क्वेश्चन पूरा मॉडल आंसर फॉर्मेट में सॉल्व करना है, फिर उसको मॉडल आंसर के साथ चेक करना है, और जो भी आपको स्पेशल एडजस्टमेंट लगते हैं, जहां आपकी गलतियां होती है, जो आउट ऑफ लॉजिक है, जो काफी इंपॉर्टेंट एरियाज आपको उस क्वेश्चन में लगते हैं, 4 चीजें, जो भी गलतियां होती है, जो भी स्पेशल एडजस्टमेंट है, जो भी आउट ऑफ लॉजिक है और जो भी इंपॉर्टेंट एरियाज है, ये सब चीजें आपने उठा के विथ देयर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन उस 100 पेजेस की बुक में लिख देने हैं। बस इतना ही करना है। 4 चीजें आपको लिखनी है, जो गलतियां हुई है, जो स्पेशल एडजस्टमेंट है, जो आउट ऑफ लॉजिक है और जो वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 4 चीजें आप उस क्वेश्चन में ऐसे आपने क्या लर्न की मॉडल आंसर में से, वो मार्क करके रखिए मॉडल आंसर में और आपके 100 पेजेस के बुक में लिख दीजिए। दिस इज हाउ इट शुड बी डन।
अब अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो आपने हर क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है, सिंगल ग्रुप दे रहे हो हर क्वेश्चन ऐसे आपने सॉल्व करना है और हर एक के एडजस्टमेंट लिखने हैं। अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो एक क्वेश्चन सॉल्व करो प्रॉपर एग्जाम फॉर्मेट में और 3 क्वेश्चन आप टी टेबल में सॉल्व कर सकते हो। टी टेबल हम जो नॉर्मली बनाते हैं कि एक दंडी ऊपर एक आड़ी दंडी, बात खत्म हो गई, उसी के अंदर हम वैल्यूज लिखना शुरू करते हैं। तो बचे हुए 3 क्वेश्चन आप टी टेबल में सॉल्व कर सकते हो। ये बोथ ग्रुप वालों के लिए, क्योंकि उनको ग्रुप 2 के लिए भी थोड़ा समय निकालना है, ठीक है, दूसरे ग्रुप के लिए भी समय निकालना है। सो जो सिंगल ग्रुप दे रहा है उसने सभी क्वेश्चन ऐसे एग्जाम फॉर्मेट में ही सॉल्व करने। देखो ग्रुप 1 जो दे रहे, सिर्फ सिंगल ग्रुप जो दे रहे हैं, आपके पास ऑप्शन नहीं है बच्चों, आपको प्रूव करना ही पड़ेगा कि आप पास हो चुके हो। तो ऐसे केस में कहीं पे भी आलसीपना मत बरतना। आई एम सीरियसली टेलिंग यू, जो सिर्फ सिंगल ग्रुप देते हैं उनके ऊपर ज्यादा बर्डन है पास होने का। आपको होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं हुए तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में वापस से आपका कॉन्फिडेंस लूज हुआ रहेगा कि मैं भाई साहब एक ही ग्रुप पास नहीं कर सकता तो मैं 2 की तो सोच भी नहीं सकता। तो आपका मॉरल डाउन हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। ये चीज के ऊपर ना आइए कृपया प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है। सो ग्रुप एक ही ग्रुप देने वाले तो सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं भाई साहब, सभी सॉल्व करने हैं, ठीक है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। और जो स्पेशल चीज है 100 पेजेस की बुक के अंदर मार्क करके रखो। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है। और बोथ ग्रुप जो दे रहा है, एक क्वेश्चन प्रॉपर एग्जाम फॉर्मेट में पूरा सॉल्व करना और बचे हुए 3 क्वेश्चन टी टेबल में आप सॉल्व कर सकते हो। नियरली इफेक्ट वही आएगा 19-20, बट समय बचाने के लिए ये चीज चल सकती है बोथ ग्रुप वालों के लिए। एक ग्रुप देने वालों के लिए बिल्कुल नहीं चल सकती, ये चीज मैं पहले ही मेंशन कर दूं। सो आपने क्या किया, स्टेप 1 100 पेजेस की बुक बनाई, स्टेप 2 सिर्फ एक ग्रुप देने वालों ने पूरे सवाल सॉल्व किए अच्छे से और उसको मार्किंग किए और एक 100 पेजेस की बुक में लिख लिए। और जो बोथ ग्रुप दे रहे हैं उन्होंने 100 पेजेस की बुक बनाई, 1:3 के प्रोपोर्शन में एक क्वेश्चन पूरा और 3 क्वेश्चन टी टेबल पे सॉल्व किए हैं और उसका मार्किंग करके बाकायदा 100 पेजेस की बुक्स के अंदर हमने लिख लिया। कौन से 4 एडजस्टमेंट, स्पेशल एडजस्टमेंट, आउट ऑफ लॉजिक एडजस्टमेंट, जो गलत हुई है वो चीजें, और चौथा वेरी इंपॉर्टेंट चीजें। अब ऐसा हो सकता है ये चारों चीजें एक ही हो या 2-3 चीजें मिलकर एक हो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, आउट ऑफ लॉजिक भी है, स्पेशल भी है, तो ऐसा भी हो सकता है, दैट इज नॉट इशू। तो कृपया ये चीज को कीजिए, इससे आपका बर्डन बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा। बाकी मैं उन चीजों के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं क्लास लगाई होगी, तो मैं उन चीजों के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहूंगा कि कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। बट सॉल्विंग ये बहुत कॉमन चीज है जो सब स्टूडेंट ने करनी चाहिए। कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, इसके लिए आपको जिन टीचर्स ने पढ़ाया, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, ऑब्वियसली उन्होंने सही बताया होगा, उन स्ट्रेटेजीज को फॉलो कीजिए। सिर्फ सॉल्विंग करने के लिए आप इस स्ट्रेटेजी को एडिशनली फॉलो कर सकते हो, ये मेरी तरफ से आपको टिप रहा, ठीक है। अब जाते हैं थ्योरी सब्जेक्ट्स के ऊपर कि थ्योरी में हम क्या करते हैं। नाउ इफ यू सी इन द थ्योरी सब्जेक्ट्स, सबसे पहले मैं दोनों केसेस में बोलना चाहूंगा, जो लिखा रहता है ना यहाँ पे रीडिंग करना। बहुत सारे बच्चे थ्योरी सब्जेक्ट में सिर्फ रीडिंग करते हैं, बहुत सारे बच्चे थ्योरी सब्जेक्ट में सिर्फ रीडिंग करते हैं। तो मैं पहले इस चीज को काट दूं, सिर्फ रीडिंग से यहाँ पे बात नहीं बनने वाली। पॉइंट नंबर 1 को मैं काट दूं, सिर्फ रीडिंग से बात नहीं बनने वाली। बोथ ग्रुप जो दे रहा है उसको भी सिर्फ रीडिंग से बात नहीं बनने वाली। रीडिंग थ्योरी सब्जेक्ट में भूल जाओ। मैं आपको बच्चों बोलना चाहूंगा कि बच्चे मेरे पास आते हैं, बोलते सर हमने ये पढ़ा, इतना पढ़ा था सर, मैं दिन भर रीड करता था, फिर भी सर मार्क्स नहीं आए। बेटा लास्ट पॉइंट पे एग्जाम 3 घंटे के लिखने की है, रीड करने की नहीं है, ओरल एग्जाम नहीं है। तो बैठ के रिमेंबर करने से फायदा नहीं होगा। आपको शायद नहीं पता, हमारा दिमाग ट्रेंड होता है 2 अलग अलग चीजों में भाई साहब। अगर आप सिर्फ रीड करके याद करने की कोशिश कर रहे हो तो दिमाग सिर्फ याद करने में ट्रेंड होगा, लेकिन लास्ट 3 घंटे में हमको याद भी करना पड़ता है और हमें लिखना भी पड़ता है याद करते करते। दिस इज अ वेरी डिफरेंट टेक्निक, और दिमाग को आपको उसके अंदर ट्रेन करना पड़ेगा कि याद करके करते लिखना है। इसीलिए सिर्फ रीडिंग से बात नहीं बनेगी, मैं पहले ही बोल रहा हूं नहीं बनेगी। मैं खुद थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ाता हूं लॉ, स्टिल मैं यहां बोलना चाहूंगा सिर्फ रीडिंग से बात नहीं बनेगी। अब जो सिंगल ग्रुप दे रहे हैं उसने हर एक क्वेश्चन बैंक का सॉल्व करना है। आजकल क्वेश्चन बैंक तो आपको हर जगह मिल जाएगी, ऐसा नहीं आपको क्वेश्चन बैंक नहीं मिलेगी। और जो बोथ ग्रुप दे रहे हैं अगेन 1:3 के प्रोपोर्शन में वो सॉल्विंग कर सकते हैं, मतलब एक पूरा क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन वो सिर्फ रिमेंबर करके भी सॉल्व कर सकते। तो मैं वापस से ये स्ट्रेटेजी को मेंशन कर दूं, जैसे हमने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में किया सेम है भाई साहब। आपने एक क्वेश्चन पढ़ना है जो सिंगल ग्रुप दे रहे पढ़ना है और उसका मॉडल आंसर खुद के हिसाब से लिख के देखना है कि क्या आपको लगता है आंसर होना चाहिए। फिर वो आंसर को आपके मॉडल आंसर से चेक कीजिए। जो भी क्वेश्चन यार आप रेफर कर रहे हो, प्रैक्टिस मैनुअल कर रहे हो, किसी और की बुक कर रहे हो, मेरी बुक कर रहे हो, तो उसके साथ मॉडल आंसर से चेक कीजिए। अगेन 4 चीजें जो गलत हुआ, जो स्पेशल एडजस्टमेंट है, आउट ऑफ लॉजिक और इंपॉर्टेंट, ये 4 चीजें आप मार्क कीजिए आपके मॉडल आंसर में। अब इस केस में आपको 100 पेजेस की बुक्स बनाने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि आप जो क्वेश्चन मार्क करोगे उसको रैंक करो, 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार, ये 4 एडजस्टमेंट मार्क करने के बाद में 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार रैंक करो आपके हिसाब से। कि सोचो कि मैं जब फर्स्ट रिवीजन करूंगा या मैं सेकंड रिवीजन करूंगा तो क्या इस क्वेश्चन को मैंने पढ़ना चाहिए, क्या इन एडजस्टमेंट को पढ़ना चाहिए, एक थॉट दो 5-10 सेकंड का और उसको मार्क करो 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार के रैंक में। इससे आपको बहुत हेल्प होगी। और फिर जब आप वापस से रिवीजन करोगे तो उस वक्त आपने सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को देखना है। अगर आप मेरी क्वेश्चन बैंक, स्पेसिफिकली मेरी क्वेश्चन बैंक पूरी एक बार लिख के देखते हो तो 60 से 70 मार्क का पेपर देखा हुआ आएगा। मतलब एग्जैक्टली सेम वैल्यूज सेम नेम नहीं रहेगा, बट लॉजिक नियरली सेम रहेंगे, क्योंकि वो लॉजिक छोड़ के और कुछ बन ही नहीं सकता। 60 to 70 मार्क्स का पेपर बच्चों आपका देखा हुआ आएगा, दैट आई कैन अश्योर यू, अगर आप मेरी क्वेश्चन बैंक पूरे तरीके से सॉल्व करते हो तो। ठीक है, थ्योरी सब्जेक्ट्स में। सो प्लीज ये चीज को आपको थोड़ा सा अच्छे तरीके से याद रखना है कि बेसिकली राइटिंग करना है ईच क्वेश्चन का, जो सिर्फ एक ग्रुप दे रहे हैं और जो बोथ ग्रुप दे रहे हैं 1:3 के प्रोपोर्शन में आपने काफी अच्छे से वर्क करना है। और फिर आपने मार्किंग करना है 4 चीजों का। ये 4 चीजें मैं यहां पे आपके लिए चाहिए तो मेंशन करके रखता हूं। ये थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों में लगेगा। सबसे पहले जो आपको लगता है कि भैया रॉन्ग हुआ है, जो आपको लगता है डिफिकल्ट है, जो आपको लगता है आउट ऑफ लॉजिक है, आप डिफिकल्ट को स्पेशल भी बोल सकते हैं, और जो आपको लगता है दैट इज द लास्ट थिंग कि भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 4 चीजें आपने मार्क करनी है प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों केस में। अब इस तरीके से आपने थ्योरी पढ़ना चाहिए। बाकी आपने थ्योरी की क्लासेस किससे भी लगाई हो, उन्होंने आपको पढ़ने का स्ट्रेटेजी दिया होगा, उसके अंदर मैं कमेंट नहीं करना चाहता, पर राइटिंग ये बहुत इसेंशियल है। बिना राइटिंग के आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। मैं मेरे रेगुलर बैच में भी चिल्ला के थक गया हूं कि ऐसा कीजिए। सो प्लीज डू दिस इज वेरी इसेंशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। मैं मेरे रेगुलर बैच के अंदर राइटिंग प्रैक्टिस करवाता हूँ। नियरली हमने सीए फाइनल में 30-40 क्वेश्चन का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किया है, सीए इंटर में 40-50 क्वेश्चन का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किया है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। सो प्लीज डू दैट। ठीक है, फिर आते हैं भाई साहब सबसे आखिरी चीज के ऊपर आते हैं भाई साहब, टाइम मैनेजमेंट। के सर ये सब हमारा टाइम मैनेजमेंट में हो जाएगा क्या? अब ये मैं ओवरऑल रफ फिगर्स दे रहा हूं। एक 300 का मैंने ब्लॉक बना के रखा है, 300 का। ये आप चाहो तो आपके हिसाब से बढ़ा सकते हो, आपके हिसाब से कम भी कर सकते हो, ये चीज मैं बोलूं। पर मैं 300 के ब्लॉक के हिसाब से 300 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट, मतलब बेसिक पासिंग की कैटेगरी अगर आपको मैच करनी है तो 300 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट के होने चाहिए। इतना तो भी मुझे दिल से लगता है, इसलिए मैंने 300 का ब्लॉक बनाया है। आप इससे ज्यादा कर सकते हो तो उतने आवर्स आप ऐड कर सकते हो। तो पर मैं 300 के ब्लॉक के हिसाब से बोलता हूं, पर ऐसा नहीं है कि 300 ही करने हैं। आपने 400 500 600 जितने करो उतने कम है। सो प्लीज डू दैट। सो मैं बताना कि पूरे कैलकुलेशन 300 के ब्लॉक के हिसाब से। अब अगर आप अकाउंट्स एफआर सिर्फ आप सिंगल ग्रुप अपीयर कर रहे हो तो टाइम मैनेजमेंट में अकाउंट एफआर के 300 क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो। पर क्वेश्चन हाफ आवर आपको लगने वाला है, नियरली 150 घंटे आपको लगेंगे एफआर के लिए। एसएफएम के 300 क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो, हाफ आवर पर क्वेश्चन आपको लगेगा, 150 घंटे लगेंगे एसएफएम के लिए। लॉ के 300 क्वेश्चन सॉल्व करते हो, 20 मिनट इज मोर देन इनफ फॉर 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 100 आवर्स। एक आवर में 3 क्वेश्चन तो 100 आवर्स आपके नियरली हो रहे हैं यहाँ पे। और ऑडिट के 300 क्वेश्चन सॉल्व करते हो, 20 मिनट पर क्वेश्चन तो 100 आवर्स आपको लगने वाले हैं विथ राइटिंग एंड मार्किंग रॉन्ग, डिफरेंट, स्पेशल, आउट ऑफ लॉजिक एंड इंपॉर्टेंट वाली चीजें। अब अगर आप इनका टोटल करो तो 150, 300 और 200, मतलब टोटल यहाँ पे 500 घंटे की बात हो रही है। जो सिर्फ एक ग्रुप अपीयर कर रहे हैं 500 घंटे की यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको कैलकुलेशन दिए है। हमारे पास 900 घंटे अवेलेबल है और ऊपर से 15 दिन ज्यादा एग्जाम के लिए, 15 में से पेपर है ना। तो आप इसको एस्केलेट कीजिए, आप 500 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। और ऐसा नहीं कि इतना ही लगेगा, हो सकता है इससे 10-20% ज्यादा लग जाए। तो मैं आपको जो बोल रहा हूं कि भैया 500 घंटे आपको लगने वाले, हो सकता है 550 घंटे लग जाए, 600 घंटे लग जाए। तो उस प्रिपरेशन के लिए भी स्ट्रेटेजी रहना, क्योंकि हर एक की स्पीड सेम नहीं होती। किसी की फर्स्ट रीडिंग की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, सेकंड रीडिंग की स्पीड कम होती है, किसी की दोनों रीडिंग की स्पीड ज्यादा होती है। सो इट्स अप टू यू। ये कम ज्यादा थोड़ा बहुत 10-20% से हो सकता है। तो उसके लिए क्वेश्चन बना के रखो और उस हिसाब से नंबर ऑफ क्वेश्चन आप एक्सकेलेट करो। जो सिर्फ एक ग्रुप दे रहे हैं, मैं तो बोलूंगा 500 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के सॉल्व करो। इससे ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस डबल ट्रिपल हो जाएगा। सेम कैलकुलेशन में यहां देना चाहूंगा ग्रुप 2 के लिए। 300 क्वेश्चन कॉस्टिंग के, हाफ आवर 150, डीटी के 300 क्वेश्चन हाफ आवर 150, आईडीटी के 300 क्वेश्चन 20 मिनट 100। ठीक है, सो ये टोटल हो गए भैया 400 घंटे। और ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में मैंने यहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं किया है। ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए आप रफली 150 घंटा पकड़ लीजिए आपके प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ पे भी 550 घंटे के अंदर आपका प्रिपरेशन होगा। आप भी इसको एस्केलेट कर सकते हो।
अगर मैं बात करूं जो बोथ ग्रुप अपीयर कर रहा है और हम फॉलो कर रहे हैं 1:3 वाला स्ट्रेटेजी, तो जो बोथ ग्रुप अपीयर कर रहा है वो नॉर्मली अकाउंट्स के 5 क्वेश्चन 1.5 से 2 घंटे में कंप्लीट कर सकता है। 5 क्वेश्चन पर 1.5 आवर टू 2 आवर्स में कंप्लीट कर सकता है। तो अकाउंट्स के लिए आपको 90 से 120 घंटे मिलेंगे। एसएफएम के 5 क्वेश्चन आप कंप्लीट कर सकते हो 1.5 आवर्स टू 2 आवर्स में, तो 90 से 120 घंटे मिलेंगे। लॉ के 5 क्वेश्चन आप कंप्लीट कर सकते हो 1 आवर टू 1.5 आवर्स में, तो आपको 60 मिनट से 90 मिनट मिलेंगे। ठीक है, 60 से 90 घंटे मिलेंगे। और आप ऑडिट के लिए भी 60 से 90 घंटे पकड़ सकते हो, सेम एज लॉ। ठीक है, सो अगर आप सिर्फ ग्रुप 1 दे रहे हो तो टोटल आप मैक्सिमम भी कैलकुलेट करो 120 घंटे, 120 घंटे और 90 घंटे, मतलब 180, 400 और 520 घंटे के अंदर आपका ये होगा नियरली। ये भी मैक्सिमम साइड मैंने लिया है 520 घंटे, और इस साइड आप कॉस्टिंग का लो तो 120 घंटे, टैक्स का 120 घंटे, और ये तो 360 आवर्स। तो नियरली आप देख सकते हो ये कैलकुलेशन थोड़ा 900 आवर्स के ऊपर जा रहा है, पर ये मैंने मैक्सिमम बोला है। बहुत सारे बच्चे मैंने जो एवरेज देखा है 90 आवर्स टू 100 आवर्स में इसको कंप्लीट करते हैं, और आपको बोथ ग्रुप अपीयर करने वालों को ये 900 आवर्स के अंदर मैनेज करना ही पड़ेगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए क्योंकि आपको 100 घंटे ज़्यादा लगने वाले हैं, तो जो एक्सेस 15 दिन का आपको समय मिलने वाला है या अभी जो 2-4 दिन का समय है, कृपया उसको आप यूटिलाइज कीजिए, या आपके वर्किंग आवर्स बढ़ाइए। अगर आप 10 घंटे की जगह 14-15 घंटे पढ़ सकते हो, तो आप सोचो कि अगले 90 दिन में आप 450 घंटे ज़्यादा पढ़ सकते हो। अगर आप 5 आवर्स भी ज़्यादा पढ़ रहे हो तो 450 घंटे ज़्यादा, इट इज़ एज गुड एज प्रिपेयरिंग वन सब्जेक्ट। दिस इज वन सब्जेक्ट, इट इज एज गुड एज प्रिपेयरिंग 2-3 सब्जेक्ट्स आई कैन से। सो ये मेरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है। मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ आपने करनी चाहिए। इसके एडिशन में मैं आपको बोलूंगा, लिखोगे तो पास देखोगे। जो लिखेगा सिर्फ उसी का रिजल्ट पास आने वाला है। रीड करके बहुत ही ज़्यादा लकी पर्सन है, बहुत ही भयंकर शार्प माइंड है, तो ही पास होते हैं। तो प्लीज़ ये चीज़ को आपने फॉलो कीजिएगा। जो रैंकर्स है वो खुद की स्ट्रैटेजी अगर बना रहे हैं तो कृपया बनाइए। रैंकर्स गॉड गिफ्टेड रहते हैं, कोई क्रेडिट उनका ले नहीं सकता। मैं भी रैंकर्स का क्रेडिट नहीं ले सकता। हर बार सेलिब्रेशन के लिए हम पोस्टर्स तो बनाते हैं, बट रैंकर्स ये अलग क्रेड होता है, उनका किसी ने भी क्रेडिट लेना सही नहीं होता। तो उनकी जो खुद की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है आप उससे चलिए, मैं उसको कृपया बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। पर यह स्ट्रैटेजी एक एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से मैंने दी है। मैं खुद एवरेज स्टूडेंट था, तो मैंने एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से स्ट्रैटेजी दी है। पहले 50 रैंकर्स या पहले 100 लोगों के लिए तो ये ईजी होगा, उनके प्लान बन चुके होंगे, हो सकता है उनकी प्रिपरेशन भी खत्म हो गई होगी, फर्स्ट या सेकंड रीडिंग पे वो बैठे होंगे अभी, तो मैं उनको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। पर एक एवरेज स्टूडेंट जो होता है मेरे जैसा, मैं उसके लिए स्ट्रैटेजी देना चाहता था। सो प्लीज़ इस स्ट्रैटेजी का यूज़ कीजिए। मैं इसका फोटो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। एक पूरा का पूरा व्यू मैं आपके साथ शेयर को देख लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रख सकते हो। आई होप दिस विल हेल्प यू अलॉट। ये एक हाफ आवर के अंदर काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी मेरी देने की इच्छा थी, एंड नियरली आई गेस मैंने 25 मिनट्स में ही कंप्लीट किया है। अगर आपको इससे एडवांटेज हुआ है तो कृपया लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। हर एक बंदे से इसको शेयर कीजिएगा। और इस स्ट्रेटेजी की खास बात यह है कि मैं आपके पढ़ाने के टेक्निक्स, पढ़ने के जो टेक्निक है उनको चेंज नहीं कर रहा। मैं सिर्फ राइटिंग के टेक्निक्स को चेंज कर रहा हूँ, जो एक्चुअल रिजल्ट लाते हैं। जो बहुत ज़्यादा लिखेगा वही यहाँ पे पास देख सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से आपने याद रखना। कंसेप्ट समझ में आया सबको? हाँ है ना? तो ये चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखना। साथ में एक छोटा सा सीए फाइनल वालों के लिए मैं बोल दूँ, छोटा सा प्रमोशन कर दूँ। आई एम वेरी सॉरी, वी हैव टू डू दैट। किसी को रेफर करना है सीए फाइनल लॉ का बैच, तो हम 10 फरवरी से शुरू करने वाले हैं। रेगुलर लेक्चर्स 45 रेगुलर लेक्चर्स है, 45 कंटेंट लेक्चर्स है और 15 ऑप्शनल लेक्चर है, जिसके अंदर हमारे क्वेश्चन बैंक, आरटीपी, एमटीपीज ये हम सब करने वाले हैं। जो लाइव स्ट्रीम में एडमिशन लेने वाले हैं उनको 50% बैकअप दिया जाएगा। जो जीडीपीडी में है उनको 1.5 व्यूज, मतलब पूरे एक बार लेक्चर देख सकते हो, 50% एडिशनल बैकअप उनको दिया जाएगा। wowclass.com से आप परचेज कर सकते हो। नियरली प्राइस कम ही है फिलहाल, 9,500, 10,000। ये प्राइस आगे जाके बढ़ने वाली है। तो प्लीज़ ये चीज़ को भी बहुत सारे बच्चों से शेयर कीजिएगा। आई होप सो इस स्ट्रैटेजी से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। कम से कम समय में एक अच्छी स्ट्रैटेजी देने की मैंने कोशिश की है। जो लिखेगा, लास्ट 3 घंटे लिखने के हैं, लास्ट 3 घंटे आपको तलवार से युद्ध करना है, तो यहाँ लकड़ियों से खेल के नहीं चलेगा। सो प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो कीजिए। दिस दर्शन खरे साइनिंग आउट। गुड डे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, शब्बा खैर, दस विदानिया, अलविदा, बाय बाय बेटा, बेस्ट ऑफ लक।